सेकंड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो चौथी यूनिट है, यूनिट 4 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट में क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता हो कि क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो पेपर है ये बीएससी पार्ट 3 में है हालांकि, लेकिन फिर भी आपको पार्ट 2 में ही उस चीज़ को पहले जानना और सीखना पड़ेगा। इसलिए उसकी प्रारंभिक जो जानकारी है सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या अंतर है। चूँकि आपको सभी को पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स को आप बहुत पहले से ही जानते हैं, 11वीं क्लास से 10वीं क्लास से। जो भी न्यूटन की जो मैकेनिक्स है उसको अपन क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, जो कि बड़े पार्टिकल जो कि आपको आंखों से दिखते हैं, कण, पत्थर, बॉल इत्यादि का संवेग, ऊर्जा, वेग इत्यादि पता करने के लिए आप जिस मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं उसका नाम होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी क्लासिकल जो मैकेनिक्स होती है ये बड़े पार्टिकल्स की गतिकी को समझाने में काम आती है, यानी जिसको कि बचपन से जानती हैं। थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो इस समय मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने चित्र में देख रहे हो, आप पेज पर देख रहे हो आप कि एक तरफ मैंने क्वांटम लिखा हुआ है, एक तरफ क्लासिकल लिखा हुआ है। क्लासिकल वाले खाने में मैं लिखा हुआ है कि जो बड़ा पार्टिकल है, जैसे ये बड़े पार्टिकल्स की डायनेमिक्स को समझाने के लिए, गतिकी को समझाने के लिए, जो कि आप आँखों से दिखते हैं, बॉल, पत्थर, फुटबॉल, बॉल, इनकी गतिकी को समझाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स बिल्कुल सही साबित होती है, वैलिड होती है। लेकिन आपको जैसे कि थोड़ा विदित होगा कि इनको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अलावा छोटे कण भी होते हैं जो कि आपको आँखों से दिखते नहीं हैं, नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, जिनको माइक्रोस्कोपिक कण भी आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, लघु कण भी कह सकते हैं इनको। जैसे आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर लगाते हैं, ड्यूट्रॉन है, अल्फा कण है इत्यादि, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये छोटे कण हैं। इनकी गतिकी को समझाने के लिए न्यूटन वाली क्लासिकल मैकेनिक्स फेल साबित हुई थी, इसलिए एक नई मैकेनिक्स का खोज की गई जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो पहला अंतर तो ये है कि छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल की गतिकी डायनामिक्स को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है, तथा बड़े पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की गतिकी को समझाने के लिए न्यूटन वाली मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसे कहते हैं, का यूज़ किया जाता है। पहला अंतर आप ये समझेंगे। दूसरा अंतर ये है कि क्लासिकल के अनुसार ऊर्जा सतत होती है। अगर किसी पार्टिकल को आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा का जो रेडिएशन जो उत्सर्जित होती है वो सभी मान की हो सकती है, सतत होती है। लेकिन प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली ये देखने में आता है, जैसे आपने हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम देखा है, हाइड्रोजन तत्व का स्पेक्ट्रम देखा है, आपने देखा है कि उसकी लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फंड होती हैं। ऊर्जा का जो मान होता है वो सतत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, E = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का मान 1, 2, 3, 4 रखेंगे आप, तो आपको कुछ स्पेसिफिक मान कुछ अंतराल पर आपको प्राप्त होंगे। यानी क्वांटम के यानी प्रायोगिक रूप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसी होती है, सतत नहीं होती है, असतत होती है। ये प्रयोग आपने अच्छी प्रकार से 12वीं क्लास में पढ़ा है, जाना है, डेरिवेशन किया हुआ है। तो प्रायोगिक रूप से ऊर्जा चूँकि असतत होती है, इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स इसको समझाने में असफल साबित हुई। फिर क्वांटम ने इसको समझाया। क्वांटम के अनुसार क्या होती है कि ऊर्जा क्या होती है, असतत होती है, डिस्क्रीट होती है। आइंस्टीन और प्लैंक ने मिलकर इस चीज़ को प्रूव किया है कि ऊर्जा का जो मान होता है वो Nhν होता है। n का मान 1, जैसे आप देख रहे हैं hν, 2hν, 3hν, इस तरीके से। यानी hν एक राशि है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ν आवृत्ति है, और न्यू आवृत्ति गुणा करके जो मान आएगा उसके 1 गुणा में या 2 गुणा में, 3 गुणा में, यानी क्वांटम में होती है, असतत होती है, डिस्क्रीट होती है। ये अंतर है दूसरा। तीसरा जो अंतर है वो क्या है, क्वांटम यानी क्लासिकल मैकेनिक्स निश्चितता पर आधारित होती है, सर्टेनिटी पर आधारित होती है।
अगर कोई काम आपने किया है तो यस है, नहीं किया है तो नो है, बीच का कोई भी प्रायिकता के आधार पर नहीं है। लेकिन क्वांटम में क्या होता है कि ये काम, कोई भी चीज़ है निश्चितता पर आधारित नहीं होती है, ये प्रायिकता पर आधारित होती है। हाँ, अगर कोई काम की संभावना सबसे ज़्यादा है होने की तो अब वो यस की तरफ है। अगर प्रायिकता का मान बहुत कम है, चूँकि अधिकतम प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, तो यदि किसी की प्रायिकता 1 की तरफ है तो वो यस की तरह काम हो रहा है, और प्रायिकता का मान 0 की तरफ है तो वो मान क्या हो रहा है, नो की तरफ जा रहा है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं बताता है कि ये यस है या नो है। प्रायिकता बताता है कि हाँ, ये इसकी संभावना इस वर्क की इतनी है, काम की इतनी है। तो ये एक 3 आपको छोटे छोटे से मैंने अंतर बताए हैं। लेमैन की तरह आप लोगों को चलते फिरते उठते आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अंतर है। चूँकि अगली जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, वह क्वांटम के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये उचित समझा कि मैं आपको बताऊं। अब सबसे पहला जो प्रश्न, क्वांटम बीएससी पार्ट 3 में भी पढ़ोगे आप उसको, और यहाँ भी आएगा। स्टैटिक्स से पहले एक प्रश्न आ जाता है कि क्वांटम सिद्धांत के अभिगृहित क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो उनको ज़रा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस समय कि क्वांटम के मुख्य अभिगृहित क्या है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि क्वांटम में क्या होता है, जैसे अभी भी मैंने बात की थी कि कोई भी चीज़ प्रायिकता के रूप में होती है, तो कण के साथ में एक तरंग फलन को एसोसिएट किया जाता है। माना जो कण के साथ में एक तरंग फलन होगा, एक क्षेत्र होगा। जैसे एक व्यक्ति जब चलता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, उसकी जो शेडो होती है, उसकी जो छाया होती है, वैसे आप मान के चलेंगे जैसे एक कण है, पार्टिकल है, और पार्टिकल के साथ में एक क्षेत्र निहित है, एक तरंग क्षेत्र है, और उस तरंग क्षेत्र का जो आयाम है वो तरंग फलन कहलाता है, इसको साई कहते हैं। तो यानी तरंग फलन साई के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तरंग फलन साई जो होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए, मतलब वास्तविक होना चाहिए। अगर वास्तविक नहीं भी है तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सम्मिश्र भी हो सकता है। उसके बाद ये किसी कण के साथ में जो तरंग फलन साई है उसका मान एकल मानी होना चाहिए, यानी सिंगल वैल्यूड, किसी एक बिंदु पर एक ही होना चाहिए, 2 मान नहीं होने चाहिए। जैसे किसी फलन के एक x के लिए y के 2 मान प्राप्त होते हैं, y² = 4ax में, तो किसी एक वैल्यू की संगत स्थिति की संगत साई का मान एक ही होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। साई का मान परिमित होना चाहिए, ये भी इसकी एक पहली शर्त है। तो क्वांटम सिद्धांत के जो अभिगृहित हैं उसमें आप नंबर 1 पर जो लिखने जा रहे हैं इस समय, वो क्या लिख रहे हैं कि किसी कण के साथ में जो तरंग फलन निहित तो होता है, साई जिसको कहते हैं, जिसको साई ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ r और t का लिखते हैं, वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। ये सम्मिश्र भी हो सकता है, ये एकल मानी होना चाहिए, ये परिमित होना चाहिए, तथा साथ में अगर कोई तरंग फलन साई है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार है, तो साई से स्टार अथवा साई मॉडुलस का जो वर्ग है वह किसी कण के तरंग की पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। यानी साई से स्टार या साई मॉडुलस का स्क्वायर क्या व्यक्त करता है कि किसी कण के पाए जाने की संभावना, किसी कण के पाए जाने की उक्त वॉल्यूम में, किसी नियत वॉल्यूम में पाए जाने की संभावना क्या है। तो ये चीज़ आपको पता हो। कुल प्रायिकता आप देख पा रहे हो, आप कुल प्रायिकता में आप देख पा रहे हो, ये समाकलन किया है, साई से स्टार का मान 1 होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बात की थी। तो ये प्रथम बिंदु आप लिखेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी के अभिगृहित में साई की तरंग फलन के लिए। दूसरा जो बिंदु ले रहे हैं यहाँ पर कि निकाय की प्रत्येक प्रेक्षणीय राशि एक संकारक के साथ एक संकारक संबद्ध किया जाता है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी जो प्रेक्षणीय राशि है, जैसे संवेग है, जैसे ऊर्जा है, जैसे स्थिति है, इन सभी प्रेक्षणीय राशियाँ कहलाती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम में इन राशियों को, इन प्रेक्षणीय ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ के संगत में एक ऑपरेटर डिफाइन किया जाता है। वो ऑपरेटर ही बताता है कि इसका मान क्या होगा, इस उक्त राशि का मान क्या होगा।
तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संवेग का जो संकारक होता है, जैसे क्लासिकल में आप संवेग को पी से लिखेंगे, संवेग लिखेंगे पी, और क्वांटम में क्या लिखेंगे, पी नहीं लिखेंगे आप, उसके संगत एक संकारक होता है जिसका मान क्या होता है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, आप याद रखेंगे। इस प्रकार ऊर्जा का जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में ई लिखते हैं, वैसे ही क्वांटम में इस प्रेक्षणीय राशि ऊर्जा ई के संगत एक संकारक निहित किया जाएगा, उसका मान क्या होगा, आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये बहुत वेल नोन क्वांटम मैकेनिक्स के संकारक हैं, बार बार यूज होते हैं, और भी हैं, लेकिन ये आप याद रखिए। कुल ऊर्जा क्या होती है किसी कण की, पी स्क्वायर अपॉन 2m गतिज ऊर्जा हो गई, प्लस v क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होती है। तो इन दोनों का योग होगा, उसको अपन हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं, इसको h से लिखते हैं, हैमिल्टोनियन संकारक। थोड़ा सा आपको संकारक के बारे में, जैसे डेल अपॉन डेल एक्स जो होता है, जैसे आपने अवकलन निकालना है किसी राशि का y का, तो क्या लिखोगे आप, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ y। तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या है, एक संकारक की तरह है, जिसको आप y पर क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या होते हैं, संकारक होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन भी क्या एक संकारक है। तो अब जैसे ये जो भी ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर है या ये ऑपरेटर है या ये ऑपरेटर है, ये तीनों ऑपरेटर हैं, ये सभी हर्मिटी संकारक होते हैं। एक नया शब्द आपके लिए, हर्मिटी संकारक। हर्मिटी यानी प्रत्येक जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं अपन इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में, वो हर्मिटी होता है। हर्मिटी की एक शर्त होती है जिसको बहुत प्रमुखता से पढ़ते हैं बीएससी पार्ट 3 में। तो वो शर्त क्या होती है, ए एक ऑपरेटर है, साई 1 कोई तरंग फलन है, तो ए साई 1 का होल स्टार, साई 2 को आप ऐसे लिखेंगे, साई 1 को पहले बाहर निकाल लें, स्टार लगा साई 1 पे आ जाएगा, ये साई 1 स्टार ए, और ए किस पर ऑपरेट हो जाएगा, साई 2 पर ऑपरेट हो जाएगा। ये इसको देखें जरा आप ध्यान से, यानी साई 1 स्टार बाहर निकले आएगा और ए किस पर ऑपरेट हो जाएगा, साई 2 पर। ये हर्मिटी की शर्त कहलाती है। अभी आप ध्यान रख लोगे तो यहाँ भी काम आएगी, और जब आप क्वांटम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 में, तो आपको वहाँ भी प्रमुखता से काम आएगी। तो ये हर्मिटी ऑपरेटर की एक शर्त कहलाती है, जो कि बहुत ही वेल नोन है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी जो अभिगृहित है, तीसरी जो बात है क्वांटम की, वो क्या होती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी जो राशि होती है उसका एवरेज मान निकालते हैं। जैसे माना 100 कण है, 100 कण की वेग अलग अलग है सभी कणों का, तो आपको एवरेज मान निकालोगे, माध्य मान निकालोगे वेग, तो क्या करोगे, सभी वेगों को जोड़ दोगे और प्रत्येक कण का भाग लगा दोगे संख्या का, तो एवरेज मान आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि जिस राशि का आपको एवरेज मान निकालना है, उसके ऑपरेटर को पहले पकड़ा जाता है कि उसका ऑपरेटर क्या है। जैसे माना ए उसका संगत ऑपरेटर है, जैसे संवेग का मध्य मान निकालना है आपको, तो संवेग को नहीं, आप संवेग से कोई मतलब नहीं है, संवेग का ऑपरेटर क्या है उसको आप पहले ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो माना उसका ऑपरेटर क्या है, उसका ऑपरेटर ए है, तो उसको उसी एवरेज मान को प्रत्याशा मान बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। पहले तो ये समझें, यानी पूरे समुदाय का जो एवरेज मान है, मध्यमान है, माध्य जो मान है, उसको क्वांटम में क्या बोलते हैं, प्रत्याशा मान। प्रत्याशा मान क्या होगा, उस राशि का जिसके संगत ऑपरेटर ए है, तो उस राशि का जो प्रत्याशा मान आएगा वो क्या आएगा, ए पर ये लगा दोगे आप, ठीक है, ए एवरेज इक्वल टू साई स्टार ए साई डीटो। क्लियर। तो ये उसकी क्या कहलाती है, प्रत्याशा मान कहलाता है, जो कि आपको पता हो, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि क्वांटम पूरी चीज़ नहीं है आपके यहाँ पर, इसलिए आप अभी जो मान के चलेंगे क्वांटम को, बिंदुओं को, इनको आप सीख रहे हैं, आगे तो आपको पढ़ना ही है। अब क्या होता है कि एक आइगन मान, जैसे एक ऊर्जा स्तर के साथ में माना कोई निकाय है, और निकाय में आप जानते हो कि बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5। तो किसी भी ऊर्जा स्तर के साथ में अगर कोई निकाय इवन ऊर्जा स्तर में है, तो उस इवन ऊर्जा स्तर के साथ में यदि एक ही तरंग फलन संबंधित है उससे, तो आप बोलोगे कि यह ऊर्जा स्तर अनाप भ्रष्ट है। अगर एक ऊर्जा स्तर के साथ में एक ही तरंग फलन है, तो वह ऊर्जा स्तर नॉन डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट, अनाप भ्रष्ट है। यदि एक
ही ऊर्जा स्तर के साथ में एक से ज़्यादा तरंग फलन संबंधित हैं तो आप बोलोगे ये जो ऊर्जा स्तर है ये अपभ्रष्ट है। अंग्रेजी में क्या बोलोगे उसको, डिजनरेट है। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप अभी इसको सीख रहे हैं, जान रहे हैं। पांचवी चीज़ के रूप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये क्वांटम की बहुत ABCD है। जैसे एक ऑपरेटर है, आपने इसको तरंग फलन साई पे अप्लाई किया तो इस ऑपरेटर ए के संगत आपको एक तरंग फलन एक आइगन वैल्यू मिलेगी, वो स्मॉल a इसकी आइगन वैल्यू है। यानी इस ऑपरेटर को जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इस ऑपरेटर की इफ़ेक्टिव मान क्या है, स्मॉल a, और साई आपको तरंग फलन मिलेगी। जैसे d/dx आपको निकालना है, d/dx e⁻x निकालोगे तो क्या आएगा, e⁻x करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 e⁻x। तो d/dx का मान के एक आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर का मान 1 हो गया, आइगन वैल्यू हो गई। तो इसको आइगन वैल्यू कहते हैं और साई को क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन या तरंग फलन। ये क्या है, ऑपरेटर। क्लियर। तो ये ए साई बराबर स्मॉल a साई, इस चीज़ को जानना भी एक अति आवश्यक है। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इसमें कि क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के ये क्या कहलाते हैं, आपको अपग्रहित कहलाते हैं, जो कि एक प्रश्न आता है, बार बार आता रहता है। अब यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हैं आप कि क्वांटम सांख्यिकी को आगे बढ़ाएं, आगे पढ़ें, उससे पहले इसमें एक शब्द आता है अविभेद्य और विभेद्य। हिंदी में आप जानते हो, विभेद्य माने जिनको अलग अलग कर सकें, विभेद्य। अविभेद्य माने जिनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते, एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले इसी को पूछते हैं, अविभेद्यता क्या होती है। तो क्लासिकल में क्या होता है कि क्लासिकल में अभिन्न जो कण होते हैं, यानी जो एक जैसे कण होते हैं, होते हुए उनको पहचाना जा सकता है, यानी अभिन्न कण होते हुए उनको पहचाना जा सकता है, यानी उनको विभेद किया जा सकता है, क्योंकि इनके भविष्य की स्थिति व अवस्था की गणना निश्चितता से की जा सकती है। जैसे अभी बात की थी, क्लासिकल में क्या होता है, सब चीज़ निश्चित होती है। तो कण अभिन्न हैं, यानी एक जैसे हैं, फिर भी उनको अपन अलग अलग पहचान सकते हैं कि एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, क्योंकि दोनों की स्थितियाँ क्या होती हैं, भविष्य में आगे चलने के जो पथ होते हैं, जो ट्रेजेक्टरी होती है, ये निश्चित होती है। लेकिन क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में अनिश्चितता के सिद्धांत व प्रायिकतात्मक स्वरूप के कारण से क्या होता है कि निश्चित प्रपथ की कल्पना नहीं कर सकते कि कण भविष्य में यहाँ से आपने छोड़ दिए, आगे जो जा रहे हैं किस पथ पर जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि अभिन्न कण होते हुए भी, यानी एक जैसे कण होते हुए भी उनको पहचाना नहीं जा सकता, यानी अविभेद्य के रूप में रहते हैं। वो हैं अभिन्न हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, वो अविभेद्य के रूप में कहलाते हैं। तो क्लासिकल में और क्वांटम में ये उनकी जो बेसिक संरचना है, बेसिक जो परिभाषा है, उसके आधार पर अभिन्न कणों को क्लासिकल में पहचान सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम में क्या होगा, उन्हीं अभिन्न कणों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता कि आगे वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि क्वांटम का नेचर बिल्कुल प्रायिकता के आधार पर है और इसीलिए उनको अपन क्या मानते हैं, ये अविभेद्य हैं। तो नटसेल में बात क्या हो गई कि विभेद्य कणों पर आधारित जो सांख्यिकी है वो क्लासिकल होती है, अविभेद्य गुणों पर आधारित जो सांख्यिकी है वो क्या होती है, क्वांटम होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम या सांख्यिकी में तरंग फलन की सममितता क्या है। सममितता यानी जैसे एक निकाय में दो कण हैं, 1 और 2, क्लियर। माना एक का फलन क्या है, φ1 और इसका क्या है, θ2। ये इनकी संभावित सामान्य अवस्थाएं हैं। अब इनको आपने एक्सचेंज कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 1 कर दिया, यानी φ2 हो गया, θ1 हो गया। इस तथ्य को, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P12 यानी P एक ऑपरेटर है, 1-2 ऑपरेटर को जब आपने इन दोनों पर लगाया तो इनकी अवस्था चेंज हो गई, φ2 और θ1। तो P12 को आप ऐसे संकारक को क्या बोलेंगे, जिसने ये काम कर दिया,
इस संकारक को क्या बोलेंगे आप? विनिमय संकारक। क्या बोलेंगे आप इसको? एक्सचेंज ऑपरेटर। और व्यापक रूप में अगर अपने पास जैसे ये आई कण है, ये जे कण है, अगर आपने आई को जे से चेंज कर दिया, ये जे कर दिया, ये आई कर दिया, तो अगर आप इसके तरंग फलन को, अवस्था फलन को साई से लिख रहे हैं, अविभेद्य कणों के निकाय का अवस्था फलन जैसे ये साई है और ये अविभेद्य कणों का अवस्था फलन ये क्या बन जाएगा? पी आई जे साई। क्योंकि पी आई जे अभी अभी पढ़ा है, ये क्या होता है? अपना एक्सचेंज ऑपरेटर। तो पी आई जे साई कह सकते हैं आप इसको। तो अविभेद्य जो कण हैं उनके लिए क्या होगा? ये दोनों मान क्या, अगर ये दोनों कण अविभेद्य हैं तो इनमें हम विभेद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कणों के लिए क्या होगा? इसके पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर का मान और इनकी पी आई जे साई स्क्वायर का मान क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों कण कैसे हैं? अविभेद्य हैं। तो ये मान इसके बराबर हो जाएगा। और उसके बाद अगर दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो यानी इसका अगर वर्गमूल लेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपके पास? पी आई जे साई बराबर प्लस माइनस साई। वर्गमूल लेंगे इसका तो यानी आप इस चीज़ को यूँ भी कह सकते हैं, पी आई जे साई एस सिमेट्रिक के साथ प्लस में लगा देंगे और एंटी सिमेट्रिक के साथ में क्या लगा देंगे? माइनस। अगर अगर एक्सचेंज ऑपरेटर जो विनिमय संकारक है, अगर तरंग फलन साई एस पर लगाएंगे तो उसका मान अगर चेंज नहीं होता है तो ऐसे को साई एस बोलेंगे आप, सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलेंगे। अगर पी आई जे को आप ए पे माइनस का चिन्ह आ जाता है तो इसको साई ए से लिख रहे हैं अपन, यानी इसी समीकरण से, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है। अब साई एस जो होता है, साई एस 1-2 की स्थिति को बदलने से बदलता नहीं है, सिमेट्रिक है ये, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे थीटा, ये φ1 θ2 θ2 ये यानी सिमेट्रिक है, इनको बदलने से यानी 1 को 2 में बदला, 2 को 1 में बदला आपने, तो साई एस का मान क्या रहा आपका? साई एस ही रहा। तो ऐसे तो लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा? अगर 1 से 2 को बदलोगे तो क्या चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। 1 2 जैसे ही बदलोगे तो चिन्ह किस में, ये चिन्ह किस में हो जाएगा? 2 1 करोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये चीज़ जैसे 1 को 2 में किया तो साई ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साई ए। तो ये चिन्ह किसका आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ को, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत आवश्यक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। बोस आइंस्टीन ने दोनों मिलकर जो सांख्यिकी बनाई है, तो जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है, यानी 0 1 2 के गुणक में होती है, उनके तरंग फलन सममित होते हैं। ध्यान करना, जिन कणों की स्पिन क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है तथा उनके तरंग तथा नहीं मतलब उनके तरंग फलन क्या होते हैं? सममित होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। वो ऐसे जो चीज़ होती है वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। इनकी सांख्यिकी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। जैसे फोटोन है, हीलियम नाभिक है या हीलियम 4 है, ये कण जो है ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो आपको इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है तथा तरंग फलन सममित होते हैं तथा पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे कणों की सांख्यिकी को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब एक दूसरी सांख्यिकी पे आते हैं, इसका नाम है फर्मी ड्राक सांख्यिकी। जिन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या अर्ध विषम पूर्णांकी होती है, हाफ ऑड इंटीजर होती है, उनके तरंग फलन जो होते हैं वो प्रतिसममित होते हैं, एंटी सिमेट्रिक, तथा पाउली के अपवर्जन नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। इनकी सांख्यिकी फर्मी ड्राक सांख्यिकी कहलाती है तथा ऐसे कण जो कि फर्मी ड्राक सांख्यिकी की नियम का पालन करते हैं उनको फर्मियंस कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये फर्मियंस कहलाते हैं। ये FD स्टैटिस्टिक्स का ओबे करते हैं के अंतर्गत आते हैं ये। तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और आप देख पा रहे हैं कौन सी है? फर्मी ड्राक सांख्यिकी। 2 प्रकार की सांख्यिकी इसमें होती हैं, दोनों में अंतर पूछते हैं। अब आप आ रहे हैं एक्सचेंज डिजनरेसी पर। विनिमय अपभ्रष्टता क्या होती है? जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे ये निकाय है,
इसमें 1 और 2 कण हैं, माना ये φ1 है, ये θ2 का फलन है, तो माना इस पूरे का जो तरंग फलन है वो क्या है, ψ12 = माना क्या है, φ1 θ2। इनको आप एक्सचेंज कर दिया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ψ21 बराबर क्या हो गया, φ2 θ1। अविभेद्यता के कारण ψ12 व ψ21 समान ऊर्जा की अवस्था को निरूपित करने चाहिए, अर्थात दोनों तरंग फलन समान ऊर्जा की अवस्था से संबद्ध हैं। इसे विनिमय अपभ्रष्टता कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। अब एक ये भी चीज़ पूछ लेते हैं कि समान पूर्व प्रायिकता, ठीक है, इक्वल और प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, यानी साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में विलगित निकाय है, कोई आइसोलेटेड निकाय है के लिए सब सूक्ष्म अवस्थाएं जो किसी स्थूल के संगत होती हैं समान रूप से संभाव्य होती हैं। यानी जो निकाय में सभी सूक्ष्म अवस्थाएं जो किसी स्थूल निकाय के संगत होती हैं समान रूप से क्या होती हैं, संभाव्य होती हैं। जैसे क्लासिकल में फेज स्पेस में आप पढ़ रहे थे, फेज स्पेस में सूक्ष्म अवस्था को एक बिंदु से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं अपन डॉट से। क्वांटम में क्या करते हैं, डॉट से निरूपित नहीं करेंगे, उसको एक तरंग फलन के द्वारा निरूपित करते हैं। ये दोनों में अंतर है। ऊर्जा आइगन मान εI के लिए अपभ्रष्टता का मान GI है। माना एक ऊर्जा स्तर के साथ में 3 ऊर्जा स्तर संबद्ध हैं, तो उसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी, GI = 3 हो गया। यानी ऊर्जा आइगन मान εI के लिए अपभ्रष्टता GI है, तो ऊर्जा स्तर εI में स्थित होने की जो प्रायिकता है वो GI गुना बढ़ जाएगी। GI को इस कारण से क्या बोलते हैं, आइगन अवस्था का स्टैटिस्टिकल वेट कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। GI जो शब्द आ रहा है ये क्या आ रहा है, GI को क्या बोलते हैं अपन कि समान पूर्व प्रायिकता। क्लियर। तो इसमें छोटी छोटी जो बातें हैं इसमें आप यहाँ तक आप पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद आपको नई चीज़ बताएंगे जिसमें कि सबसे पहले लेंगे आपको ये छुटपुट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। समान पूर्व प्रायिकता, एक्सचेंज डिजर्नेसी, ये जो देख रहे हैं आप, और उससे पहले जो बता रहे थे आपको बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक में क्या अंतर है, इन कणों को पूरी चीज़ों को जानना, सममित फलन और असममित फलन को जानना, तो इसको आप पहले पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी वितरण नियम जो कि एग्ज़ाम में 3.5 नंबर का या 4 नंबर का आता है उसको समझाऊंगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें। थैंक यू वेरी मच।